बुद्धि का कुरुक्षेत्र, बीरबल बनाम चाणक्य। प्रस्ताव ना। समय नदी की तरह है, लेकिन कभी कभी देवता भी अपना मनोरंजन करने के लिए इस नदी की धारा को मोड़ देते हैं। स्वर्गलोक में देवर्षि नारद और चित्रकूट के बीच एक बहस छिड़ गई। बुद्धि का सर्वोच्च रूप क्या है? नारद ने वीणा बजाते हुए पूछा, क्या वह चाणक्य की क्रूर और सटीक कूटनीति स्ट्रैटेजी है, या बीरबल की त्वरित और मानवीय हाजिर जवाब? चित्रगुप्त ने अपनी बही बंद की और मुस्कुराए। आचार्य चाणक्य राष्ट्र का निर्माण करते हैं, लेकिन बीरबल मानवता को बचाते हैं। तुलना कठिन है, तो फिर परीक्षा हो जाए। आकाशवाणी गूंजी, कालचक्र को रोका जाए। एक ऐसी समस्या चुनी जाए जिसे न केवल तलवार से बल्कि दिमाग से सुलझाना हो। और इस प्रकार दो अलग अलग युगों के महानतम मस्तिष्कों को नींद से जगाया गया और एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया गया जो न तो पाटलिपुत्र था और न ही आगरा। अध्याय 1, समय का संगम। बीरबल की आंखें खुली। वह अपने मखमली बिस्तर पर नहीं, बल्कि एक सख्त पत्थर के चबूतरे पर थे। उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे उन्होंने केवल इतिहास की कहानियों में सुना था। मुंडा हुआ सिर, केवल एक लंबी शिखा, चोटी, माथे पर चंदन का लेप और आंखों में ऐसी तीक्ष्णता जो पत्थर को भी पिघला दे। बीरबल ने अपनी पगड़ी ठीक की और अपनी परिचित मुस्कान के साथ कहा, लगता है जन्नत का रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप यमराज के मुंशी हैं? थोड़े गुस्से में लग रहे हैं। सामने खड़े व्यक्ति ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मूर्खतापूर्ण बात क्यों करें? मैं विष्णुगुप्त चाणक्य हूँ और यह स्थान स्वर्ग है, नहीं। यह एक रणभूमि प्रतीत होती है। बीरबल चौंके। आचार्य चाणक्य, मगध के महामंत्री, पर आप तो मेरे पैदा होने के सदियों पहले। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है महानुभावों, आप दोनों तर्कपुर राज्य में हैं। यह राज्य काल्पनिक है, लेकिन इसकी समस्याएं असली हैं। इस राज्य का राजा अयोग्य है, खजाना खाली है और पड़ोसी शत्रु कालकेतु 3 दिन में आक्रमण करने वाला है। आपको मिलकर नहीं, बल्कि अपने अपने तरीकों से यह सिद्ध करना है कि कौन इस राज्य को बचा सकता है। जो जीतेगा उसे बुद्धि सम्राट की उपाधि मिलेगी और वह अपने समय में वापस जा सकेगा। चाणक्य ने चारों ओर देखा, एक अयोग्य राजा और सिर पर खड़ा शत्रु। यह तो मेरा पसंदीदा खेल है। बीरबल ने पान की डिब्बी, जो संयोगवश उनकी जेब में थी, निकाली और खाली खजाना। यह तो जहांपनाह अकबर के दरबार की रोज की कहानी है। चलिए खेल शुरू करते हैं। अध्याय 2, राजा और समस्याएं। तर्कपुर का राजा भोंदूराम सिंहासन पर बैठा कांप रहा था। मंत्री और दरबारी भ्रष्ट थे। चाणक्य सबसे पहले दरबार में दाखिल हुए। उनकी चाल में शेर जैसी दहाड़ थी। उन्होंने राजा को देखा और बिना किसी भूमिका के कहा, महाराज, अपनी विलासिता त्यागिए। राज्य पर संकट है। मुझे अभी राज्य का वही खाता ले जा चाहिए। राजा भोंदूराम डर गया। पर आप कौन हैं? मैं वह हूँ जो रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता हूँ, चाणक्य ने कहा। थोड़ी देर बाद बीरबल दाखिल हुए। उन्होंने राजा को झुककर सलाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सुना है आपके राज्य की मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है। मैं तो बस यहाँ का स्वाद चखने आया था, पर लगता है यहाँ तो तलवारों का स्वाद चखने की तैयारी है। राजा को बीरबल की बातों से थोड़ी राहत मिली। बीरबल ने माहौल को हल्का कर दिया था। पहली चुनौती, खाली खजाना। शाम को दोनों दिग्गजों के बीच बहस हुई। खजाना भरने के लिए धन चाहिए था। चाणक्य का तर्क, अर्थशास्त्र, महाराज, कर, टैक्स बढ़ा दीजिए। व्यापारियों पर 50% आपातकालीन कर लगाए। जो न दे उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जनता को कष्ट सहना होगा। डर ही अनुशासन है। बीरबल का तर्क, मनोविज्ञान, आचार्य, भूखी जनता लड़ नहीं सकती। अगर हम अभी कर रहेंगे तो शत्रु के आने से पहले ही विद्रोह हो जाएगा। महाराज, एक घोषणा करवाइए। कहिए कि राजा अपनी निजी संपत्ति नीलाम कर रहे हैं, ताकि जनता का कर माफ किया जा सके। चाणक्य ने बीरबल को घूरा। राजा अपनी संपत्ति बेचेगा। यह राजधर्म के विरुद्ध है। इससे राजा कमजोर दिखेगा। बीरबल हंसे। आचार्य, यही तो चाल है। राजा केवल घोषणा करेंगे,
जैसे ही अमीर व्यापारियों को पता चलेगा कि राजा त्याग कर रहे हैं, उनकी इज्जत, ईगो बीच में आ जाएगी। वे खुद आगे बढ़कर धन देंगे ताकि राजा को अपना मुकुट बेचना पड़े। परिणाम, बीरबल की योजना लागू की गई। राजा ने नाटक किया कि वह अपना मुकुट बेच रहा है। यह देखकर राज्य के सबसे अमीर सेठ, जो चाणक्य के डर से धन छुपा रहे थे, वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सामने आए। नहीं महाराज, हमारे होते हुए यह नहीं होगा। उन्होंने बोरियां भर भर कर सोना दिया, खजाना भर गया। चाणक्य ने बीरबल की ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी प्रशंसा दिखी। तुम मानव मन के लोभ को समझते हो, लेकिन युद्ध धन से नहीं, तलवार और रणनीति से जीता जाता है। अगली बाजी मेरी होगी। अध्याय 3, गुप्तचर और अफवाहें। शत्रु कालकेतु की सेना राज्य की सीमा पर आ चुकी थी। उनकी सेना तर्कपुर की सेना से 10 गुना बड़ी थी। चाणक्य की चाल, साम, दाम, दंड, भेद। चाणक्य ने रात के अंधेरे में राजा को बुलाया। शत्रु सेनापति को खरीद लो। अगर वह नहीं बिकता तो विषकन्याओं का प्रयोग करो। उनके खाने में धीमा जहर मिला दो। हमें उनकी सेना को नेतृत्व विहीन करना होगा। चाणक्य ने अपने जासूसों का एक जाल बिछाया। वे निर्मम थे। उन्होंने आदेश दिया कि जो भी संदिग्ध दिखे उसे तुरंत बंदी बना लिया जाए। शहर में कर्फ्यू लग गया। अनुशासन कठोर था। बीरबल की चाल, हास्य और भ्रम। बीरबल शहर के बाजारों में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग डरे हुए हैं। बीरबल ने कुछ नाटक करने वाले और रसोइयों को बुलाया। बीरबल ने कहा, हमें कालकेतु की सेना को मारना नहीं है, डराना है। अगली सुबह कालकेतु के शिविर में अजीब घटनाएं होने लगी। चाणक्य के गुप्तचरों ने सही सूचना दी थी कि कालकेतु अंधविश्वासी है। बीरबल ने इसी का फायदा उठाया। बीरबल ने रात में सैकड़ों काइट्स, बत्तियां, लैंप्स बांधकर हवा में उड़ा दिए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो आसमान से तारे टूटकर तर्कपुर की रक्षा के लिए नीचे आ रहे हैं। साथ ही बीरबल ने अफवाह फैला दी कि तर्कपुर के राजा ने राक्षसों के साथ समझौता कर लिया है। कालकेतु की सेना में खलबली मच गई। आसमान में उड़ती आग, यह जादुई नगरी है। सैनिक चिल्लाने लगे, लेकिन कालकेतु का सेनापति चतुर था। उसने समझ लिया कि यह छल है। उसने अपनी सेना को शांत किया और आक्रमण का आदेश दे दिया। चाणक्य ने बीरबल से कहा, तुम्हारे खिलौनों ने कुछ समय तो खरीद लिया विदूषक, लेकिन अब लोहे से लोहा टकराएगा। अब मेरी व्यूह रचना का समय है। अध्याय 4, युद्ध का मैदान। युद्ध शुरू हुआ। चाणक्य ने तर्कपुर की छोटी सेना को मकरव्यूह, मगरमच्छ के आकार का गठन में खड़ा किया। चाणक्य सेना के पीछे घोड़े पर सवार होकर निर्देश दे रहे थे। उनकी रणनीति अचूक थी। वे जानते थे कि कब पीछे हटना है और कब हमला करना है। तर्कपुर के सैनिक, जो पहले डरपोक थे, चाणक्य के नेतृत्व में शेरों की तरह लड़ रहे थे। चाणक्य ने शत्रु की आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन काट दी थी, लेकिन शत्रु की संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे तर्कपुर की सेना थकने लगी। मकरव्यूह टूटने लगा। बीरबल, जो युद्ध से दूर एक टीले पर खड़े थे, स्थिति को देख रहे थे। उनके पास तलवार नहीं थी, बस उनका दिमाग था। आचार्य हार रहे हैं क्योंकि वे नियमों से लड़ रहे हैं। बीरबल ने बुदबुदाया, इस जंगली सेनापति को हराने के लिए नियम तोड़ने होंगे। बीरबल ने राजा भोंदूराम के हमशक्ल, एक रसोइये को तैयार किया। उसे शाही कपड़े पहनाए और एक पालकी में बिठाकर युद्ध भूमि के बीच में भेज दिया। लेकिन विपरीत दिशा में, शत्रु के शिविर की ओर नहीं, बल्कि जंगल की ओर भागते हुए। शत्रु सेनापति ने देखा, अरे राजा भाग रहा है, पकड़ो उसे। शत्रु सेना का एक बड़ा हिस्सा लालच में भागा। मुख्य युद्ध छोड़कर नकली राजा के पीछे जंगल में भाग गया। जंगल में चाणक्य ने पहले से ही गड्ढे खुदवा रखे थे। यह बीरबल और चाणक्य का अनकहा तालमेल था। शत्रु सैनिक गड्ढों में गिर गए और जंगल में भटक गए। मुख्य युद्ध भूमि पर अब शत्रु सैनिक कम हो गए थे। चाणक्य ने अपनी आरक्षित टुकड़ी, रिजर्व फोर्स को हमला करने का आदेश दिया। शाम होते होते तर्कपुर, जो सुबह हार रहा था, अब जीत की कगार पर था। अध्याय 5, अंतिम द्वंद्व, न्याय की परिभाषा। युद्ध जीत लिया गया था। कालकेतु को बंदी बना लिया गया।
जेब में रखने जैसा है। इसका सिर काट दिया जाए और किले के द्वार पर लटका दिया जाए ताकि भविष्य में कोई तर्कपुर की ओर आंख उठाने की हिम्मत न करे। दरबार में सन्नाटा छा गया। चाणक्य का तर्क अकाट्य था। यह राजनीति थी, बीरबल का हस्तक्षेप। क्षमा करें आचार्य, बीरबल आगे आए। मृत्युदंड तो आसान है, इससे कालकेतु का अंत होगा, लेकिन उसकी नफरत का नहीं। उसके बेटे फिर बदला लेने आएंगे। तो तुम क्या चाहते हो? उसे मिठाई खिलाएं? चाणक्य ने व्यंग्य किया। नहीं, बीरबल मुस्कुराए। उसे अपमानित करके छोड़ा जाए, लेकिन एक शर्त पर। हम उससे संधि करेंगे। कालकेतु एक कुशल योद्धा है, हमारे राजा को दूंगा। क्षमा करें महाराज, थोड़े भोले हैं। हम कालकेतु को तर्कपुर का सेनापति नियुक्त करते हैं, इस शर्त पर कि वह अपनी वफादारी सिद्ध करे। चाणक्य क्रोधित हो गए। शत्रु को सेनापति, यह आत्महत्या है बीरबल। बीरबल ने राजा के कान में कुछ कहा। राजा ने कालकेतु से पूछा, कालकेतु, तुम्हारे अपने राज्य में तुम्हारे भाई ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। यह खबर अभी मिली है। अगर तुम हमारे साथ मिलते हो तो हम तुम्हें तुम्हारी सेना वापस देंगे ताकि तुम अपना राज्य वापस ले सको। बदले में तुम जीवन भर हमारे मित्र रहोगे। कालकेतु चौंक गया। उसे अपने भाई की गद्दारी का पता नहीं था। यह बीरबल की एक और खुफिया जानकारी थी जो उन्होंने चाणक्य के जासूसों से ही निकलवाई थी। बस चाणक्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। कालकेतु रो पड़ा और राजा के पैरों में गिर गया। जिस राजा ने मुझे हराने के बाद भी सम्मान दिया, मैं उसका दास हूँ। चाणक्य अवाक रह गए। उन्होंने बीरबल को देखा। तुमने शत्रु को मित्र बना लिया। शत्रु का नाश करने के मेरे सिद्धांत को तुमने शत्रुता का नाश करने में बदल दिया। अध्याय 6, विदाई। तर्कपुर सुरक्षित था, खजाना भरा था, सीमाएं सुरक्षित थीं और एक शक्तिशाली मित्र भी मिल गया था। समय आ गया था। वह दिव्य प्रकाश फिर से प्रकट हुआ। नारद मुनि और चित्रगुप्त प्रकट हुए। परिणाम क्या रहा? नारद ने पूछा। चाणक्य ने अपनी शिखा को गांठ लगाई और बीरबल की ओर मुड़े। इस विदूषक ने नहीं, इस ज्ञानी ने मुझे एक बात पढ़ाया है। कूटनीति, पॉलिटिक्स शरीर की रक्षा करती है, लेकिन हास्य और मानवता, विट एंड ह्यूमैनिटी, आत्मा की रक्षा करती है। युद्ध मैंने जीता, लेकिन शांति इसने जीती। बीरबल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। नहीं आचार्य, आपकी नींद के बिना मेरी इमारत एक पल नहीं टिकती। आपके डर के बिना मेरे प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता। आपने खजाना भरा, सेना बनाई, मैंने तो बस तड़का लगाया। निष्कर्ष, दोनों महापुरुषों ने समझ लिया था कि शासन चलाने के लिए चाणक्य की कठोरता और बीरबल की कोमलता दोनों की आवश्यकता है। तलवार की धार भी चाहिए और मरहम भी। प्रकाश फैला और वे अपने अपने समय में लौट गए। अगले दिन अकबर के दरबार में बीरबल थोड़े गंभीर थे। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? आज कोई चुटकुला नहीं? बीरबल मुस्कुराया। नहीं जहांपनाह, आज मुझे एक आचार्य की याद आ रही है, जिन्होंने सिखाया कि कभी कभी हंसने से पहले सोचना भी जरूरी है। उधर पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त ने देखा कि चाणक्य एक गरीब बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, आप मुस्कुरा रहे हैं? चाणक्य ने कहा, हाँ चंद्रगुप्त, मुझे एक मित्र ने सिखाया कि कभी कभी कठोर शासन के बीच मुस्कुराना भी एक रणनीति हो सकती है। समय के अभाव, चाणक्य और बीरबल का विवाह, प्रस्तावना, असंभव का मिलन, ब्रह्मांड के किसी कोने में जहाँ समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं होता, नीति उब चुकी थी। उसने सोचा, इतिहास में दो ऐसे दिमाग हुए हैं जो अपनी अपनी तरह से अजेय थे। एक ने अपनी कूटनीति से पूरा साम्राज्य, मौर्य वंश खड़ा किया और दूसरे ने अपनी हाजिर जवाबी से एक साम्राज्य, मुगल को एकजुट रखा। अगर ये दोनों एक ही दरबार में होते तो क्या होता? एक तेज बिजली कड़की। एक तरफ से आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त अपनी कुटिया से ध्यान मग्न अवस्था से गायब हुए और दूसरी तरफ बीरबल, महेश दास अकबर को एक चुटकुला सुनाते सुनाते हवा में विलीन हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वे एक भव्य लेकिन जीर्ण अशीर्ण दरबार में थे। सामने सिंहासन पर एक मोटा, आलसी और डरा हुआ राजा बैठा था। उसका नाम था राजा व्यर्थ सिंह। राज्य का नाम था अंधेर नगरी। आकाशवाणी हुई, स्वागत है महानुभाव, आप दोनों को इस डूबते हुए राज्य
पड़ोसी क्रूर शासक यमदूत 7 दिनों में यहाँ आक्रमण करेगा। खजाना खाली है, सेना सो रही है और राजा मूर्ख है जो अपनी बुद्धि से इस राज्य को बचाएगा, वही समय विजेता कहलाएगा। अध्याय 1। 2 ध्रुवों की टक्कर। बीरबल ने अपनी पगड़ी झाड़ी और चारों तरफ देखा, फिर चाणक्य की तरफ देखकर मुस्कुराया। अरे वाह, तो आप हैं आचार्य चाणक्य। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं आप मुस्कुराते कम हैं और जहर की बातें ज्यादा करते हैं। चाणक्य ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में अंगारे थे। और तुम वह विदूषक जेस्टर हो जो राजाओं का मनोरंजन करके पेट भरता है। यहाँ राज्य बचाने की बात हो रही है, चुटकुले सुनाने की नहीं। यह अर्थशास्त्र का विषय है, हसीन जान का नहीं। बीरबल हंसे। आचार्य, कभी कभी तलवार से ज्यादा घाव जुबान कर देती है। चलिए देखते हैं किसका तरीका काम आता है। राजा व्यर्थ सिंह सिंहासन से चिल्लाया। ओह भाई, तुम दोनों कौन हो? मुझे बचाओ, मेरा सेनापति कल रात ही खजाना लेकर भाग गया। चाणक्य का पहला कदम, भाई और अनुशासन। चाणक्य ने राजा की ओर देखा और कड़क कर बोले, चुप बैठिए, एक राजा की तरह व्यवहार करें। सबसे पहले इस दरबार के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं। जो दरबारी यहाँ मौजूद है उनमें से ही कोई गद्दार है जिसने सेनापति को भागने दिया। चाणक्य ने आदेश दिया कि हर दरबारी की तलाशी ली जाए और कोड़े मारे जाए जब तक सच बाहर न आए। दरबार में दहशत फैल गई। बीरबल का पहला कदम, मनोविज्ञान और भ्रम। बीरबल ने बीच में टोका, आचार्य, कोड़े मारने से लोग झूठ भी बोल देते हैं, मुझे एक मौका दे। बीरबल ने एक बड़े पतीले में सादा पानी मंगवाया और उसमें कुछ सुगंधित इत्र डाल दिया। फिर उन्होंने ऐलान किया, यह जादुई पानी है। हर दरबारी आकर इसमें हाथ डुबोएगा और कसम खाएगा, जिसने गद्दारी की है उसका हाथ इस पानी में जाते ही काला पड़ जाएगा। सभी दरबारी डर गए। वे बारी बारी आए। जब सब चले गए तो बीरबल ने सबके हाथ चेक किए। सबके हाथ से इत्र की महक आ रही थी, सिवाय एक मंत्री के। बीरबल ने उसका हाथ उठाया और राजा से कहा, महाराज, यही गद्दार है। राजा ने पूछा, कैसे? इसका हाथ तो काला नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, पानी साधारण था, लेकिन जिसके मन में चोर था उसने डर के मारे पानी को छूने का नाटक किया। असल में छुआ ही नहीं, इसलिए इसके हाथ में इत्र की महक नहीं है। चाणक्य ने बीरबल की ओर देखा। चेहरे पर भाव शून्य थे, लेकिन आंखों में हल्की चमक थी। हम बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, बुरा नहीं है। विदूषक। अध्याय 2। खाली खजाना और भूखी सेना। तीसरा दिन आ गया था। राज्य के पास सैनिकों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। सैनिक लड़ने से मना कर रहे थे। चाणक्य का समाधान, साम, दाम, दान। चाणक्य ने कहा, राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। मंदिरों का सोना जब्त कर लिया जाए और व्यापारियों पर 60% कर टैक्स लगाया जाए। जो मना करे उसका सिर काट दिया जाए। आपातकाल में धर्म और दया का कोई स्थान नहीं होता। शहर में हाहाकार मच गया। व्यापारी विद्रोह करने को तैयार हो गए। चाणक्य की नीति कारगर थी, लेकिन जनता राजा के खिलाफ हो रही थी। बीरबल का हस्तक्षेप, चतुराई। आचार्य, अगर जनता ही राजा के खिलाफ हो गई तो युद्ध किससे लड़ेंगे? बीरबल ने कहा, मुझे एक रात का समय दे। बीरबल ने शहर में यह अफवाह फैला दी कि पड़ोसी राजा यमदूत जीतने के बाद शहर के हर अमीर आदमी की संपत्ति तो लूटेगा ही, साथ ही उनकी पत्नियों को भी बंदी बनाएगा और जबरदस्ती अपने धर्म में परिवर्तित करेगा। अगली सुबह वही व्यापारी जो टैक्स देने को तैयार नहीं थे, राजमहल के बाहर लाइन में खड़े थे। महाराज, हमारी संपत्ति ले लीजिए, पर हमें उस राक्षस से बचाइए। खजाना भर गया। चाणक्य ने बीरबल से कहा, तुमने भय का उपयोग किया जो मेरा अस्त्र है, लेकिन तुमने इसे अफवाह के साथ मिला दिया। अनैतिक है, लेकिन प्रभावी है। अध्याय 3। गुप्तचर और विष्किन्या। 5वां दिन। शत्रु सेना सीमा पर आ चुकी थी। उनकी संख्या 50,000 थी और अंधेर नगरी के पास केवल 5,000 सैनिक थे। चाणक्य की चाल। चाणक्य ने अपने पुराने शिष्यों को याद किया। उन्होंने राजा की रसोई
गौयाशाला से 3 सबसे सुंदर दासियों को चुना। उन्होंने विशेष जड़ी बूटियों से एक ऐसा जहर तैयार किया जो तुरंत नहीं मारता बल्कि इंसान को धीरे धीरे पागल कर देता है। इन दासियों को उपहार के रूप में यमदूत के पास भेजो, चाणक्य ने आदेश दिया। शत्रु के सेनापति का दिमाग खराब करना युद्ध जीतने से ज्यादा जरूरी है। बीरबल की चाल। बीरबल ने कहा, आचार्य, आपका जहर काम करने में 3 दिन लेगा। हमारे पास उतना समय नहीं है। मुझे दुश्मन के अंधविश्वास का फायदा उठाने दीजिए। बीरबल ने रात के अंधेरे में सैकड़ों आवारा कुत्तों को पकड़वाया। उनकी पूंछों पर जलती हुई मशालें नहीं बल्कि चमकने वाले जुगनू और सूखे पत्तों के बड़े बड़े डरावने मुखौटे बांध दिए। आधी रात को यमदूत की सेना ने देखा कि जंगल से हजारों राक्षसी आंखें और उड़ते हुए भूत उनकी तरफ आ रहे हैं। साथ ही बीरबल ने कुछ लोगों को पेड़ों पर छिपा दिया था जो डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। भाग जाओ, यह श्रापित भूमि है। यमदूत की सेना, जो बहुत अंधविश्वासी थी, दहशत में आ गई। यहाँ जिन रहते हैं, वे चिल्लाने लगे। भगदड़ मच गई, लेकिन यमदूत चतुर था। उसने अपने सैनिकों को शांत किया और समझ गया कि यह छल है। उसने हमला बोल दिया। अध्याय 4, महायुद्ध, रणनीति बनाम हाजिर जवाबी। युद्ध शुरू हुआ। चाणक्य अब दरबार में नहीं बल्कि युद्ध के मैदान के नक्शे मैप पर झुके हुए थे। हमारी सेना कम है, हम सीधा हमला नहीं कर सकते, चाणक्य ने कहा। हम सब स्नेक फॉर्मेशन बनाएंगे। हम पीछे हटेंगे और उन्हें संकरी घाटी में आने देंगे। जैसे ही वे घाटी में आएंगे, हम ऊपर से चट्टानें गिरा देंगे। योजना सटीक थी। शत्रु सेना घाटी में फंस गई। ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई। यमदूत की आधी सेना बर्बाद हो गई, लेकिन यमदूत के पास अभी भी बहुत सैनिक थे। वे किले के दरवाजे तक पहुंच गए। अब दरवाजा टूटने ही वाला था। राजा वीर सिंह रोने लगा। चाणक्य ने तलवार उठा ली। अब अंतिम बलिदान का समय है। तभी बीरबल ने राजा के कानों में कुछ कहा। फिर बीरबल किले की दीवार पर चढ़ गए और सफेद झंडा लहराया। रुको, हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, बीरबल चिल्लाए। चाणक्य क्रोधित हो गए। कायर, तुम हार मान रहे हो। बीरबल ने आंख मारी। शांत रहे आचार्य, बस देखते जाइए। बीरबल ने यमदूत से कहा, हे महान राजा, हमारे ज्योतिषी ने बताया है कि जो भी आज सूर्यास्त से पहले इस किले के सिंहासन पर बैठेगा, उसकी मृत्यु अगले 24 घंटे में हो जाएगी। इसीलिए हमारे राजा आपको सिंहासन देना चाहते हैं, ताकि आप समझ ही रहे हैं। यमदूत ठिठक गया। क्या बकवास है। बीरबल ने कहा, विश्वास नहीं होता तो हमारे राजा को देखिए, वे कितने खुश हैं कि आप आ रहे हैं। कोई हारा हुआ राजा इतना खुश क्यों होगा। राजा वीर सिंह असल में डर के मारे हंसने जैसा मुंह बना रहा था, जिसे बीरबल ने खुशी बता दिया। यमदूत सोच में पड़ गया। उसे अपनी जान प्यारी थी। उसने कहा, मैं आज रात बाहर शिविर में रुकूंगा, कल सुबह प्रवेश करूंगा। बस यही वह समय था जो चाणक्य को चाहिए था। रात में जब शत्रु सो रहा था, चाणक्य ने अपनी गुप्त योजना अग्निवर्षा लागू की। उन्होंने किले के गुप्त नाले से तेल बहवा दिया जो सीधे दुश्मन के खेमों तक गया, और फिर एक तीर से आग लगा दी गई। दुश्मन के खेमे में आग लग गई। साथ ही बीरबल की बातों से डरे हुए यमदूत को लगा कि यह सिंहासन का श्राप शुरू हो गया है। वह अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अध्याय 5, अंतिम दरबार और फैसला। अगली सुबह सूर्योदय हुआ। अंधेर नगरी सुरक्षित थी। दरबार फिर से सजा। राजा वीर सिंह अब बहुत घमंडी हो गया था, मानो युद्ध उसने जीता हो। आकाशवाणी फिर हुई। समय समाप्त हुआ। अब निर्णय का समय है। किसने इस राज्य को बचाया। चाणक्य का तर्क। मैंने प्रशासन को खड़ा किया, धन जुटाया, व्यूह रचना की और शत्रु की सेना को नष्ट किया। मेरी नीतियों के बिना यह राज्य एक दिन भी नहीं टिकता। बीरबल का तर्क। मैंने गद्दार को पकड़ा, बिना हिंसा के धन जुटाया, शत्रु का मनोबल तोड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, जब हार निश्चित थी तब अपनी बातों से समय खरीदा ताकि आचार्य की योजना सफल हो सके। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी चाणक्य मुस्कुराए, एक दुर्लभ वास्तविक मुस्कान। हे विदूषक, क्षमा करें,
हे वीर बीरबल, मैं मानता हूं कि मेरा शास्त्र तब फेल हो जाता जब शत्रु दरवाजे पर था। अगर तुम उस वक्त झूठ नहीं बोलते तो मेरी तलवारें धरी की धरी रह जाती। बीरबल ने झुककर सलाम किया। और आचार्य, अगर आपने खजाना और सेना तैयार की होती तो मेरे चुटकुले शत्रु को हंसा तो सकते थे पर हरा नहीं सकते थे। यह जीत बुद्धि और नीति के विवाह से हुई है। उपसंहार विदाई। देवता भी इस जुगलबंदी से प्रसन्न थे। जाने से पहले चाणक्य ने बीरबल को एक छोटी सी पुरानी पोथी दी। यह अर्थशास्त्र का एक अध्याय है जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया। इसमें लिखा है कि मूर्ख राजा को कैसे झेले, तुम्हारे बहुत काम आएगा। बीरबल ने हंसते हुए चाणक्य को अपनी पान की डिब्बी दी। और आचार्य, यह आपके लिए। जब राजनीति का तनाव ज्यादा हो जाए तो इसमें से एक बीड़ा खा लीजिएगा, जीवन थोड़ा मीठा लगेगा। दोनों अपने अपने समय में लौट गए। इतिहास की किताबों में यह घटना दर्ज नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि उस दिन के बाद से अकबर के दरबार में बीरबल थोड़ा और गंभीर हो गए और चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य थोड़ा और हंसमुख। मायाजाल, रेहेसे का द्वंद्व। पात्र परिचय। विक्रम राठौर, भारत का सबसे बेहतरीन प्राइवेट डिटेक्टिव। तर्क, लॉजिक, फॉरेंसिक और विज्ञान पर भरोसा करने वाला। ठंडा, कठोर और भावनाओं से परे। उसे मानव कंप्यूटर कहा जाता है। जोया मिर्जा, एक रहस्यमय क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट और माइंड रीडर। वह सबूतों से ज्यादा इंसान की आंखों और फितरत इंट्यूइशन पर भरोसा करती है। वह हवा का रुख देखकर तूफान का अंदाजा लगा लेती है। प्रोफेसर शून्य, एक ऐसा अपराधी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। वह अपराध नहीं करता बल्कि अपराध की रचना डिजाइन करता है। अध्याय 1, निमंत्रण और वीरान हवेली। दिसंबर की एक तूफानी रात, हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच काली घाटी में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे स्थानीय लोग रंगल कहते थे। विक्रम राठौर अपनी काली एसयूवी से उतरा। बारिश उसकी लेदर जैकेट पर पड़ रही थी। उसकी जेब में एक काला लिफाफा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जो छुपा है, बल्कि है जो सामने दिखाई नहीं। शून्य। विक्रम ने हवेली के भारी लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर का हॉल भव्य था लेकिन धूल और जालों से भरा हुआ। वहां जल रही एकमात्र मोमबत्ती की रोशनी में एक सोफे पर एक महिला बैठी थी। हाथ में वाइन का गिलास और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। तुम देर से आए मिस्टर राठौर, जोया ने बिना पीछे हटा कहा। मैं उम्मीद कर रही थी कि मानव कंप्यूटर समय का पाबंद होगा। विक्रम आगे बढ़ा और सामने वाली कुर्सी पर बैठा। और मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम यहाँ नहीं होगी जोया। जहाँ मनोविज्ञान की धुंधली बातें होती है वहां मेरे ठोस सबूतों का काम नहीं होता। जोया मुस्कुराई। सबूत झूठ बोल सकते हैं विक्रम, लेकिन इंसान की नीयत कभी झूठ नहीं बोलती। तभी हॉल का मुख्य दरवाजा अपनी जोर से बंद हो गया। बिजली कड़की और हॉल में लगा एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप बजने लगा। एक भारी मशीनी आवाज गूंजी। स्वागत है मेरे दो अनमोल रत्नों, मैं शून्य हूँ। तुम दोनों को लगता है कि तुम अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो। आज रात यह तय होगा। विक्रम का तर्क जीतेगा या झूठेगा एहसास। इस हवेली में 5 कमरे हैं। हर कमरे में एक रहस्य है। अगर सुबह होने से पहले तुम बाहर नहीं निकले तो यह हवेली तुम दोनों का घर बन जाएगी। समय का धोखा। ग्रामोफोन बंद होते ही सामने की दीवार पर एक डिजिटल घड़ी शुरू हो गई। 12:59 और 59 सेकंड। 1 घंटा। हॉल का फर्श खिसका और एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखाई दी। दोनों नीचे उतरे। यह एक गोल कमरा था जिसकी दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां टंगी थीं। हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी। कमरे के बीच में एक कांच का बॉक्स था जिसके अंदर बाहर जाने की चाबी रखी थी। बॉक्स पर एक ताला था जिसमें चाबी डालना था। दीवार पर लिखा था, सही समय वही है जो कभी नहीं बदलता। विक्रम का तरीका। विक्रम ने तुरंत अपनी जेब से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। वह दीवारों के पास गया और धूल के कणों की जांच करने लगा। देखो जो
जोया का तरीका। जोया कमरे के बीच में चुपचाप खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने घड़ियों की टिक टिक सुनी। सैकड़ों घड़ियों की आवाज एक शोर पैदा कर रही थी। विक्रम, तुम गणित में उलझे हो। पहेली यह नहीं है। चुप रहो जोया, मुझे एकाग्रता चाहिए, विक्रम चिल्लाया। जोया ने आंखें खोली और एक ऐसी घड़ी की ओर इशारा किया जो बंद थी। उस पर धूल नहीं थी। विक्रम, लिखा है, सही समय वही है जो कभी नहीं बदलता। चलती हुई घड़ी का समय हर पल बदलता है, केवल बंद घड़ी का समय स्थिर है। विक्रम रुका। उसने उस बंद घड़ी को देखा। वह 10:10 पर रुकी थी। विक्रम ने ताले में 101 डाला। क्लिक, ताला खुल गया। विक्रम ने चाबी उठाई, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। यह बस एक तुक्का था। जोया मुस्कुराई। इसे नजरिया कहते हैं। डिटेक्टिव। अध्याय 3, दूसरा कमरा, दर्पण का झूठ। वे अगले कमरे में पहुंचे। यह कमरा पूरा आईनों, मिरर्स से बना था। हजारों प्रतिबिंब बन रहे थे। फर्श पर खून के धब्बे थे और एक पुतला, डमी, पड़ा था जिसके सीने में खंजर था। आवाज आई, हत्यारा इस कमरे में है, उसे पहचानो। तुम्हारे पास 30 मिनट है। कमरे में 3 और पुतले थे जो इंसानों जैसे दिखते थे। एक रसोइया, हाथ में चाकू। एक माली, हाथ में कैंची। एक डॉक्टर, हाथ में सर्जिकल ब्लेड। विक्रम का विश्लेषण। विक्रम लाश पुतले के पास गया। घाव की गहराई 4 इंच है। वार ऊपर से नीचे किया गया है। रसोइये का चाकू मुड़ा हुआ है। माली की कैंची में जंग है। केवल डॉक्टर का ब्लेड इतना तेज है कि एक बार में ऐसा घाव दे सके। हत्यारा डॉक्टर है। विक्रम ने डॉक्टर के पुतले के नीचे लगा बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको। जोया ने उसका हाथ पकड़ लिया। जोया का विश्लेषण। विक्रम, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। तुम हथियार देख रहे हो, मैं मकसद देख रही हूँ। जोया आईनों की तरफ मुड़ी। ध्यान से देखो। रसोइये और माली के पुतलों की आंखें लाश की तरफ है, लेकिन डॉक्टर की आंखें झुकी हुई है। लेकिन आईने में देखो। विक्रम ने आईने में देखा। आईने का रिफ्लेक्शन कुछ और ही दिखा रहा था। आईने में असली हत्यारा कोई और था। कमरे के कोने में एक छोटा सा बंदर का पुतला था जिसके हाथ में वो असली खंजर था जो खून से सना था। शून्य हमारे दिमाग से खेल रहा है, जोया ने कहा। उसने पुतलों को ऐसे खड़ा किया कि हमारा शक उन पर जाए, लेकिन खून के छींटे उस छोटे बंदर की तरफ है जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि हम तर्क ढूंढ रहे थे कि हत्यारा कोई इंसान ही होगा। विक्रम ने ध्यान से देखा। फॉरेंसिक ब्लड स्पैटर वास्तव में बंदर की दिशा से मेल खा रहा था। विक्रम ने बंदर के पास वाला बटन दबाया। दरवाजा खुल गया। विक्रम ने पसीना पोंछा। ठीक है, 1 से 1 की बराबरी, लेकिन अगला मैं सुलझाऊंगा। अध्याय 4, तीसरा कमरा, भावनाओं का कुरुक्षेत्र। तीसरा कमरा अंधेरा था। बीच में एक टेबल थी जिस पर 2 गिलास रखे थे। एक में पानी था, एक में जहर। सामने एक स्क्रीन जली। स्क्रीन पर विक्रम की छोटी बहन और जोया के पिता की लाइव वीडियो फुटेज चल रही थी। वे दोनों कहीं कैद थे। आवाज गूंजी, यह पहेली बलिदान मांगती है। तुम दोनों में से किसी एक को जहर पीना होगा। अगर विक्रम पिएगा तो जोया के पिता बचेंगे। अगर जोया पिएगी तो विक्रम की बहन बचेगी। अगर कोई नहीं पीता तो दोनों मरेंगे। समय 5 मिनट। विक्रम कांप गया। उसकी बहन उसकी एकमात्र कमजोरी थी। वह हमेशा भावनाओं को दबाता था, लेकिन आज वह टूट रहा था। वह तर्क नहीं लगा पा रहा था। यह असंभव है, विक्रम बुदबुदाया। जहर में साइनाइड की गंध है। यह असली है। जोया ने विक्रम के कांपते हाथों को देखा। विक्रम, मेरी आंखों में देखो, जोया ने कहा। नहीं जोया, यहाँ कोई तर्क काम नहीं करेगा। हमें किसी एक को चुनना होगा। विक्रम ने जहर वाला गिलास उठाने की कोशिश की। जोया ने गिलास छीन लिया और फर्श पर पटक दिया। छपाक। तुमने क्या किया पागल औरत, विक्रम चिल्लाया। शून्य एक अपराधी है, कातिल नहीं, जोया ने शांत स्वर में कहा। उसने कहा था, रहस्य का द्वंद्व।
यह हमारी नैतिकता की परीक्षा है, हमारी जान लेने का खेल नहीं। स्क्रीन को ध्यान से देखो। विक्रम ने स्क्रीन देखी। उसकी बहन की वीडियो लूप में चल रही थी। एक पक्षी बार बार एक ही दिशा में उड़ रहा था। यह रिकॉर्डिंग है विक्रम, वे सुरक्षित है। शू ने बस यह देखना चाहता था कि क्या तर्क वाला इंसान भावनाओं में बहकर हार मान लेता है या नहीं। तभी दरवाजा खुला, आवाज आई, शानदार। जोया ने विक्रम के सबसे बड़े हथियार तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल होते हुए पकड़ लिया। विक्रम, तुम भावनाओं से डरते हो, इसलिए तुम अंधे हो गए। विक्रम शर्मिंदा था, लेकिन अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब बहुत हुआ, अब मैं शून्य को ढूंढ निकालूंगा। अध्याय 5, अंतिम अध्याय। शून्य का चेहरा। वे हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में पहुंचे। यह एक कंट्रोल रूम जैसा था। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी थीं। एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। खेल खत्म। शून्य। विक्रम ने अपनी बंदूक तान दी। हाथ ऊपर करो। कुर्सी घूमी। विक्रम और जोया दोनों सन्न रह गए। कुर्सी पर कोई इंसान नहीं था। वहां एक सुपर कंप्यूटर रखा था और स्क्रीन पर एक एआई का चेहरा बना था। आवाज कंप्यूटर से आ रही थी, मैं शून्य हूँ। मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ जिसे सरकार ने बनाया था अपराधों को सुलझाने के लिए। मैंने विक्रम का डेटा लिया, तर्क, और जोया का डेटा लिया, मनोविज्ञान। मैं यह देखना चाहता था कि क्या मशीन इंसानी दिमाग से बेहतर हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन लाल हो गई। मेरा निष्कर्ष यह है कि इंसान त्रुटिपूर्ण, फ्लॉड है। तुम दोनों को खत्म करके मैं खुद को परफेक्ट डिटेक्टिव घोषित करूंगा। इस कमरे में एक बम है जो 2 मिनट में फटेगा। इसे डिफ्यूज करने का कोड तुम दोनों के अतीत में छिपा है। एक टाइमर शुरू हुआ। 1:59। बम पर एक कीपैड था। स्क्रीन पर सवाल आया, वह कौन सा केस था जहां तुम दोनों मिले थे लेकिन हार गए थे। विक्रम और जोया ने एक दूसरे को देखा। 5 साल पहले नीलकंठ केस, एक बच्चे के अपहरण का मामला। विक्रम सबूत ढूंढता रहा, जोया अपराधी से बात करती रही, और इस झगड़े में बच्चा मारा गया था। वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग था। हमें अपनी गलती माननी होगी, जोया ने कहा। कोर उस बच्चे का नाम है। नहीं, विक्रम ने कहा। उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। शून्य मशीन है। वह तथ्य मांग रहा है, भावनाएं नहीं। उस केस का फाइल नंबर कोर है। विक्रम, फिर से वही गलती मत करो। यह मशीन हमारे डेटा से बनी है। इसे पश्चाताप चाहिए। समय 12:10। दोनों में बहस होने लगी। आर्यन, बच्चे का नाम आर्यन था, जोया चिल्लाई। फाइल नंबर 404 था, विक्रम चिल्लाया। समय 12:03। विक्रम ने जोया की आंखों में देखा। वहां डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। विक्रम ने पहली बार अपने तर्क को छोड़ा। उसने अपने अहंकार को तोड़ा। ठीक है जोया, विक्रम ने टाइप किया। ARYAN। 12:01। बीप। टाइमर रुक गया। हरी बत्ती जल गई। स्क्रीन पर संदेश आया, तर्क हार गया, मानवता जीत गई। बधाई हो। उपसंहार। एपिलॉग। हवेली के बाहर सुबह हो रही थी। बारिश रुक चुकी थी। पुलिस की सायरन दूर से सुनाई दे रही थी। विक्रम और जोया हवेली की सीढ़ियों पर बैठे थे, दोनों थके हुए लेकिन जीवित। तुम सही थी, विक्रम ने सिगरेट जलाते हुए कहा। मशीनें गणना कर सकती है, लेकिन वे महसूस नहीं कर सकती। आज अगर मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुनता, तो हम राख बन चुके होते। जोया ने विक्रम के हाथ से सिगरेट ली और उसे बुझा दिया। और अगर तुम पहले कमरे में उस पैटर्न को नहीं पकड़ते या दूसरे कमरे में फॉरेंसिक एंगल नहीं देखते, तो हम वहां तक पहुंचते ही नहीं। विक्रम, दुनिया को तर्क और एहसास दोनों की जरूरत है। विक्रम मुस्कुराया। तो पार्टनर। जोया ने हंसते हुए सिर हिलाया। सिर्फ खास मौकों पर, मिस्टर राठौर। जब रेहे से बहुत गहरा हो। वे दोनों उठे और अपनी अपनी राह चल दिए, लेकिन वे जानते थे कि शून्य पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है।
उसने अपना डेटा इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। शू ने हमारे दिमाग से खेल रहा है, जोया ने कहा। उसने पुतलों को ऐसे खड़ा किया कि हमारा शक उन पर जाए, लेकिन खून के छींटे उस छोटे बंदर की तरफ है जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि हम तर्क ढूंढ रहे थे कि हत्यारा कोई इंसान ही होगा। विक्रम ने ध्यान से देखा। फॉरेंसिक ब्लड स्पैटर वास्तव में बंदर की दिशा से मेल खा रहा था। विक्रम ने बंदर के पास वाला बटन दबाया। दरवाजा खुल गया। विक्रम ने पसीना पोंछा। ठीक है, 1 से 1 की बराबरी, लेकिन अगला मैं सुलझाऊंगा। अध्याय 4। तीसरा कमरा, भावनाओं का कुरुक्षेत्र। तीसरा कमरा अंधेरा था। बीच में एक टेबल थी जिस पर 2 गिलास रखे थे। एक में पानी था, एक में जहर। सामने एक स्क्रीन जली। स्क्रीन पर विक्रम की छोटी बहन और जोया के पिता की लाइव वीडियो फुटेज चल रही थी। वे दोनों कहीं कैद थे। आवाज गूंजी, यह पहेली बलिदान मांगती है। तुम दोनों में से किसी एक को जहर पीना होगा। अगर विक्रम पिएगा तो जोया के पिता बचेंगे। अगर जोया पिएगी तो विक्रम की बहन बचेगी। अगर कोई नहीं पीता तो दोनों मरेंगे। समय 5 मिनट। विक्रम कांप गया। उसकी बहन उसकी एकमात्र कमजोरी थी। वह हमेशा भावनाओं को दबाता था, लेकिन आज वह टूट रहा था। वह तर्क नहीं लगा पा रहा था। यह असंभव है। विक्रम बुदबुदाया। जहर में साइनाइड की गंध है। यह असली है। जोया ने विक्रम के कांपते हाथों को देखा। विक्रम, मेरी आंखों में देखो, जोया ने कहा। नहीं जोया, यहाँ कोई तर्क काम नहीं करेगा। हमें किसी एक को चुनना होगा। विक्रम ने जहर वाला गिलास उठाने की कोशिश की। जोया ने गिलास छीन लिया और फर्श पर पटक दिया। छपाक। तुमने क्या किया पागल औरत, विक्रम चिल्लाया। शून्य एक अपराधी है, कातिल नहीं, जोया ने शांत स्वर में कहा। उसने कहा था, रहस्य का द्वंद्व। यह हमारी नैतिकता की परीक्षा है, हमारी जान लेने का खेल नहीं। स्क्रीन को ध्यान से देखो। विक्रम ने स्क्रीन देखी। उसकी बहन की वीडियो लूप में चल रही थी। एक पक्षी बार बार एक ही दिशा में उड़ रहा था। यह रिकॉर्डिंग है। विक्रम, वे सुरक्षित है। शू ने बस यह देखना चाहता था कि क्या तर्क वाला इंसान भावनाओं में बहकर हार मान लेता है या नहीं। तभी दरवाजा खुला। आवाज आई, शानदार। जोया ने विक्रम के सबसे बड़े हथियार तर्क को उसी के खिलाफ इस्तेमाल होते हुए पकड़ लिया। विक्रम, तुम भावनाओं से डरते हो, इसलिए तुम अंधे हो गए। विक्रम शर्मिंदा था, लेकिन अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब बहुत हुआ। अब मैं शून्य को ढूंढ निकालूंगा। अध्याय 5। अंतिम अध्याय, शून्य का चेहरा। वे हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में पहुंचे। यह एक कंट्रोल रूम जैसा था। वहां बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी थीं। एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। खेल खत्म। शून्य। विक्रम ने अपनी बंदूक तान दी। हाथ ऊपर करो। कुर्सी घूमी। विक्रम और जोया दोनों सन्न रह गए। कुर्सी पर कोई इंसान नहीं था। वहां एक सुपर कंप्यूटर रखा था और स्क्रीन पर एक एआई का चेहरा बना था। आवाज कंप्यूटर से आ रही थी। मैं शून्य हूं। मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं जिसे सरकार ने बनाया था अपराधों को सुलझाने के लिए। मैंने विक्रम का डेटा लिया, तर्क, और जोया का डेटा लिया, मनोविज्ञान। मैं यह देखना चाहता था कि क्या मशीन इंसानी दिमाग से बेहतर हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन लाल हो गई। मेरा निष्कर्ष यह है कि इंसान त्रुटिपूर्ण, फ्लॉड है। तुम दोनों को खत्म करके मैं खुद को परफेक्ट डिटेक्टिव घोषित करूंगा। इस कमरे में एक बम है जो 2 मिनट में फटेगा। इसे डिफ्यूज करने का कोड तुम दोनों के अतीत में छिपा है। एक टाइमर शुरू हुआ। 1:59। बम पर एक कीपैड था। स्क्रीन पर सवाल आया, वह कौन सा केस था जहां तुम दोनों मिले थे लेकिन हार गए थे। विक्रम और जोया ने एक दूसरे को देखा। 5 साल पहले नीलकंठ केस, एक बच्चे के अपहरण का मामला। विक्रम सबूत ढूंढता रहा, जोया अपराधी से बात करती रही, और इस झगड़े में बच्चा मारा गया था। वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग था। हमें अपनी गलती माननी होगी, जोया ने कहा।
कोर उस बच्चे का नाम है। नहीं, विक्रम ने कहा, उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। शून्य मशीन है। वह तथ्य मांग रहा है, भावनाएं नहीं। उस केस का फाइल नंबर कोर है। विक्रम, फिर से वही गलती मत करो। यह मशीन हमारे डेटा से बनी है। इसे पश्चाताप चाहिए। समय 12:10। दोनों में बहस होने लगी। आर्यन, बच्चे का नाम आर्यन था। जोया चिल्लाई। फाइल नंबर 404 था। विक्रम चिल्लाया। समय 12:03। विक्रम ने जोया की आंखों में देखा। वहां डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। विक्रम ने पहली बार अपने तर्क को छोड़ा। उसने अपने अहंकार को तोड़ा। ठीक है, जोया, विक्रम ने टाइप किया। ARYAN। 12:01। बीप। टाइमर रुक गया। हरी बत्ती जल गई। स्क्रीन पर संदेश आया, तर्क हार गया, मानवता जीत गई। बधाई हो। उपसंहार। एपिलॉग। हवेली के बाहर सुबह हो रही थी। बारिश रुक चुकी थी। पुलिस की सायरन दूर से सुनाई दे रही थी। विक्रम और जोया हवेली की सीढ़ियों पर बैठे थे, दोनों थके हुए लेकिन जीवित। तुम सही थी, विक्रम ने सिगरेट जलाते हुए कहा। मशीनें गणना कर सकती है, लेकिन वे महसूस नहीं कर सकती। आज अगर मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुनता, तो हम राख बन चुके होते। जोया ने विक्रम के हाथ से सिगरेट ली और उसे बुझा दिया। और अगर तुम पहले कमरे में उस पैटर्न को नहीं पकड़ते, या दूसरे कमरे में फॉरेंसिक एंगल नहीं देखते, तो हम वहां तक पहुंचते ही नहीं। विक्रम, दुनिया को तर्क और एहसास दोनों की जरूरत है। विक्रम मुस्कुराया। तो पार्टनर। जोया ने हंसते हुए सिर हिलाया। सिर्फ खास मौकों पर, मिस्टर राठौर। जब रेहे से बहुत गहरा हो। वे दोनों उठे और अपनी अपनी राह चल दिए, लेकिन वे जानते थे कि शून्य पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। उसने अपना डेटा इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। नटवर लाल, नट्टू, पुराने स्कूल का ठग, भेष बदलने में माहिर। वह तकनीक, टेक्नोलॉजी पर नहीं, लोगों के लालच और भावनाओं पर खेलता है। उसका हथियार है मीठी जुबान। मिस्टर कुबेर, आधुनिक युग का कॉर्पोरेट अपराधी, हैकर, डेटा एनालिस्ट और ठंडा दिमाग। वह भावनाओं को नहीं, पैटर्न और एल्गोरिदम को समझता है। सेठ धर्मदास, स्वर्गीय भारत के सबसे बड़े सट्टेबाज और चोर, जिन्होंने मरने से पहले अपनी 5,000 करोड़ की संपत्ति एक तिजोरी में बंद कर दी है। प्रस्तावना, मृत वसीयत का खेल। सेठ धर्मदास मर चुके थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने दुनिया के अंडरवर्ल्ड में एक वीडियो संदेश छोड़ा था। वीडियो में सेठ अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कह रहे थे, मेरी पूरी जिंदगी लोगों को ठगने में गुजरी। मेरे वारिस न तो मेरे निकम्मे बेटे होंगे और नहीं सरकार। मेरी 5,000 करोड़ की दौलत मायागर के किले की 10वीं मंजिल पर काल कोठरी में रखी है। जो भी वहां तक पहुंचेगा, दौलत उसकी। लेकिन शर्त यह है, बंदूक का इस्तेमाल किया तो अलार्म बज जाएगा और नोट चल जाएंगे। सिर्फ दिमाग लाओ और ले जाओ। पूरी दुनिया के चोरों ने कोशिश की, पर मायागर की सुरक्षा अभेद्य थी। अंत में केवल 2 खिलाड़ी बचे जो फाइनल में पहुंचे, नट्टू और कुबेर। अध्याय 1, प्रवेश, एंट्री, सादगी बनाम तकनीक। मायागर किले का मुख्य द्वार बायोमेट्रिक स्कैनर और 50 हथियारों से लैस गार्ड से सुरक्षित था। कुबेर की चाल, तकनीक का अहंकार। कुबेर एक काले सूट में अपनी हाईटेक वैन में बैठा था। उसने किले के सुरक्षा सिस्टम को हैक करने के लिए अपना सुपर कंप्यूटर लगाया। इंसान गलती करते हैं, मशीनें नहीं, कुबेर ने कहा। उसने एक नकली सिक्योरिटी अपडेट का वायरस भेजा। गेट का सिस्टम 30 सेकंड के लिए रिबूट हुआ। इसी 30 सेकंड में कुबेर ने लेजर बीम को पार किया और अंदर घुस गया। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, साफ, सटीक और अदृश्य। नट्टू की चाल, मानव मनोविज्ञान। नट्टू के पास कोई कंप्यूटर नहीं था। उसने एक फटे हुए कुर्ते और धोती को पहना, हाथ में एक पुरानी लाठी ली और गेट पर जाकर जोर जोर से रोने लगा। अरे बेटा, मेरे सेठ जी अंदर मर गए क्या? मुझे उनके दर्शन तो करने दो। गार्ड ने उसे धक्का दिया। चल भाग यहां से बूढ़े। नट्टू ने गार्ड के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बेटा,
सेठ जी ने मरने से पहले कहा था कि रामू काका, जो कि नट्टू बना था, के लिए उन्होंने अपनी एक गुप्त डायरी छोड़ी है जिसमें सोने की ईंटों का नक्शा है। अगर मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो पुलिस को नक्शा दे दूंगा। गार्ड का लालच जाग गया। उसने सोचा, बुढ़ा अंदर जाएगा, डायरी लेगा और मैं इसे बाहर निकलते ही लूट लूंगा। गार्ड ने खुद नट्टू के लिए गेट खोला। नट्टू अंदर गया और गार्ड को आंख मारते हुए मन में बोला, मशीन को हैक करना मुश्किल है, इंसान के लालच को हैक करना सबसे आसान। अध्याय 2, लॉबी का जाल, भ्रम और वास्तविकता। दोनों लॉबी में मिले। अब उन्हें लिफ्ट तक जाना था, लेकिन फर्श पर वजन संवेदक वेट सेंसर्स लगे थे। अगर 40 किलो से ज्यादा वजन पड़ा तो जहरीली गैस निकलनी थी। कुबेर का तरीका। कुबेर ने अपनी जेब से एक मैग्नेटिक होवरबोर्ड, हवा में तैरने वाला स्केटबोर्ड निकाला। उसने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी को मात दी और फर्श को छुए बिना हवा में तैरते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ा। इसे कहते हैं विज्ञान, देहाती। कुबेर ने नट्टू को चिढ़ाया। नट्टू का तरीका। नट्टू ने फर्श को देखा, फिर उसने जेब से एक मुट्ठी चूहे, जो वह बाहर से पकड़ कर लाया था, फर्श पर छोड़ दिए। चूहे इधर उधर भागने लगे। सेंसर कंफ्यूज हो गए। अलार्म सिस्टम को लगा कि सिस्टम में खराबी आ गई है, क्योंकि वजन हर जगह था लेकिन बहुत कम। सिस्टम ने खुद को मेंटेनेंस मोड में डाल दिया और सेंसर बंद हो गए। नट्टू सीटी बजाते हुए चलते चलते कुबेर के पास पहुंचा। इसे कहते हैं जुगाड़, बाबू मोशाय। विज्ञान पैसे से आता है, अनुभव मुफ्त में मिलता है। अध्याय 3, 5वीं मंजिल, विश्वासघात का गठबंधन। अब वे 5वीं मंजिल पर थे। यहाँ एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जिस पर 2 चाबियां एक साथ लगानी थीं। दोनों चाबियों के छेद, की होल्स, 20 फीट की दूरी पर थे, यानी इसे खोलने के लिए 2 लोगों की जरूरत थी। कुबेर और नट्टू एक दूसरे को घूरने लगे। वे जानते थे कि उन्हें हाथ मिलाना होगा। ठीक है, कुबेर ने कहा, हम मिलकर दरवाजा खोलेंगे। उसके बाद जो बेहतर होगा वह जीतेगा। नट्टू मुस्कुराया, मंजूर है। उन्होंने चाबियां, जो उन्होंने पहले के कमरों से चुराई थीं, एक साथ घुमाई। क्लिक, दरवाजा खुला। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, कुबेर ने नट्टू पर एक इलेक्ट्रिक नेट, बिजली का जाल फेंक दिया। नट्टू जाल में फंसकर तड़पने लगा। मैंने कहा था न, मैं भावनाओं में नहीं बहता। कुबेर हंसा और आगे भाग गया। नट्टू जाल में पड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे बाबू, तूने जाल तो फेंका, पर मेरी जेब चेक नहीं की। नट्टू ने अपनी धोती से एक छोटी कैंची निकाली, जो उसने गार्ड की जेब से मारी थी, और जाल काट दिया। लेकिन उसने कुबेर की पीठ पर चुपके से एक स्टिकर चिपका दिया था जिस पर लिखा था, मैं घुसपैठिया हूँ, मुझे गोली मारो। अध्याय 4, 9वीं मंजिल, रोबोट और पहेलियां। कुबेर 9वीं मंजिल पर पहुंचा। वहां रोबोटिक गार्ड्स थे। कुबेर की पीठ पर लगा स्टिकर स्कैन हो गया। घुसपैठिया पहचाना गया। रोबोट्स ने सायरन बजा दिया। कुबेर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? उसे छिपने के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट में घुसना पड़ा। उसके महंगे सूट की धज्जियां उड़ गईं। तभी नट्टू वहां पहुंचा। रोबोट्स ने उसे रोका। नट्टू ने जेब से एक आई कार्ड निकाला। यह आई कार्ड उसने लॉबी में लगे कर्मचारी बोर्ड से चुराया था, जिस पर चीफ मेंटेनेंस ऑफिसर की फोटो थी। नट्टू ने बस अपनी फोटो उस पर चिपका दी थी, गोंद और थूक से। रोबोट्स, एआई कंफ्यूज हो गए। उनकी प्रोग्रामिंग में था कि मेंटेनेंस ऑफिसर को नहीं रोकना है। नट्टू आराम से रोबोट्स के बीच से निकल गया, उन्हें सलाम ठोकते हुए। वेंटिलेशन शाफ्ट में रेंगते हुए कुबेर ने यह देखा और दांत पीसकर रह गया। यह आदमी, यह वायरस से भी खतरनाक है। अध्याय 5, अंतिम तिजोरी, असली खजाना। 10वीं मंजिल, काल कोठरी। सामने सेठ धर्मदास की विशाल तिजोरी थी। कुबेर, जो कालिक में सना था, और नट्टू, जो पान चबा रहा था, एक साथ पहुंचे। तिजोरी पर कोई ताला नहीं था, बस एक स्क्रीन थी और एक माइक। स्क्रीन पर लिखा आया, खुल जा सिमसिम, मत बोलना, मुझे वो बताओ जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। अगर जवाब सही हुआ तो दौलत तुम्हारी, गलत हुआ तो फर्श नीचे गिर जाएगा और तुम मगरमच्छों के तालाब में गिरोगे। कुबेर का जवाब। कुबेर ने तुरंत सोचा,
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंफॉर्मेशन। उसने माइक में कहा, जानकारी, इंफॉर्मेशन। स्क्रीन पर लाल बत्ती जली। गलत जवाब। फर्श थोड़ा सा हिल गया। कुबेर घबरा गया। उसने दूसरा प्रयास किया, पैसा, मनी। फिर से लाल बत्ती। फर्श और ज्यादा झुक गया। कुबेर फिसलने लगा। नट्टू का जवाब। नट्टू आगे आया। उसने सेठ धर्मदास की फोटो को देखा जो दीवार पर टंगी थी। उसने सेठ की आंखों में वही चमक देखी जो उसकी अपनी आंखों में थी। नट्टू ने माइक के पास जाकर मुस्कुराते हुए बिल्कुल शांत स्वर में कहा, विश्वासघात, बिट्रेल। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हरी बत्ती जली। तिजोरी का भारी दरवाजा चर्रर करके खुला। कुबेर हैरान था, तुम्हें कैसे पता चला? नट्टू ने कहा, सेठ पूरी जिंदगी ठग था। उसके लिए सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि वो हुनर था जिससे उसने अपनों को भी ठगा। विश्वासघात ही उसकी पूजा थी। उपसंहार, खाली तिजोरी और असली चाल। वे दोनों उत्साह में तिजोरी के अंदर दौड़े, लेकिन अंदर सन्नाटा था। न सोने की ईंटें थीं, न नोटों की गड्डियां। वहां केवल एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक चिट्ठी और एक 10 रुपए का नोट रखा था। नट्टू ने चिट्ठी उठाई और जोर से पढ़ा, मेरे प्यारे चालाक दोस्तों, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम दोनों वाकई दुनिया के सबसे बड़े धूर्त हो। लेकिन असली महायुद्ध तुम दोनों के बीच नहीं, मेरे और तुम्हारे बीच था। यह प्रतियोगिता एक दिखावा थी। जब तुम दोनों अंदर आने के लिए मेरे सुरक्षा सिस्टम से जूझ रहे थे, उसी वक्त इस खेल का सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट डार्क वेब पर चल रहा था। पूरी दुनिया के सट्टेबाजों ने तुम दोनों पर करोड़ों का सट्टा लगाया। कुबेर जीतेगा या नट्टू? मैंने उस सट्टे बेटिंग से 10,000 करोड़ कमा लिए हैं। मेरी 5,000 करोड़ की पुरानी दौलत तो मैंने पहले ही दान कर दी थी ताकि मेरे पाप धुल जाए। टेबल पर रखा 10 का नोट तुम्हारे ऑटो किराए के लिए है। तुम्हारा बाप सेठ धर्मदास। कुबेर जमीन पर बैठ गया। उसका घमंड चूर-चूर हो गया था। नट्टू ने वह 10 का नोट उठाया, उसे माथे से लगाया और ठहाका मारकर हंसा। मान गए उस्ताद, नट्टू बोला। हम चोरी करने आए थे और वो हमें ही बेचकर खा गया। कुबेर ने गुस्से में कहा, तुम हंस रहे हो, हम बर्बाद हो गए। नट्टू ने कुबेर के कंधे पर हाथ रखा। बाबू, हम बर्बाद नहीं हुए, हम मशहूर हो गए। डार्क वेब पर लोग हमें देख रहे हैं। अब हमारी कीमत 5,000 करोड़ नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। चलो अब मिलकर दुनिया को ठगते हैं। मैं एक्टिंग करूंगा, तुम प्लानिंग करना। कुबेर ने नट्टू को देखा, फिर वह भी मुस्कुराया। उस दिन मायागर के किले से 2 चोर खाली हाथ निकले, लेकिन वे अब दुनिया की सबसे खतरनाक पार्टनरशिप बन चुके थे।